बच्चों, आज हम हमारी विज्ञान की पुस्तक जिज्ञासा के चैप्टर थर्ड उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका मतलब होता है उचित आहार, हमें सभी पोषक तत्वों युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारा स्वस्थ शरीर रह सके, हमें कोई बीमारी ना लगे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत को चुने। पहले में दिया हुआ है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। इन चारों में से चना असंगत है। क्यों? क्योंकि ज्वार, बाजरा और रागी ये तो सारी खरीफ की फसल होती है। खरीफ, ये होती है खरीफ की फसल जो बोई जाती है बारिश के मौसम में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का टाइम होता है इनका। और चना होता है, ये होती है रबी की फसल। ये सर्दियों में बोई जाती है अक्टूबर के आसपास, इसलिए यहाँ इन सब में चना असंगत है क्योंकि ये रबी की फसल है। बाकी ज्वार, बाजरा, रागी खरीफ की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। कि भारत में पारंपरिक, इसका मतलब है कि प्राचीन समय में हम कैसे खाना बनाते थे और आधुनिक समय में हम कैसे खाना बनाते हैं। पारंपरिक तरीके हैं इसमें, पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीके में पहले हमने चूल्हों का उपयोग करते थे। आपने देखा होगा खाना पकाने के लिए चूल्हों का उपयोग किया जाता था। चूल्हों का उपयोग किया जाता था। और दूसरा, इसमें मसाले पीसने के लिए सिलबट्टों का उपयोग करते थे। जो पत्थर के सिलबट्टे होते हैं उनका उपयोग किया जाता था। सिलबट्टों का उपयोग करते थे। अब आधुनिक समय में क्या होता है, आपने देखा होगा आधुनिक समय में हम गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। हमारे पास गैस चूल्हे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आ गए, सोलर चूल्हे आ गए, तो हम उनका उपयोग करते हैं। आधुनिक समय में हम खाना पकाने के लिए गैस चूल्हे तथा इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का उपयोग करते हैं। और आपने देखा होगा अब मसालों को पीसने के लिए हम मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। मसालों को पीसने के लिए अब हम मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं क्योंकि आज के टाइम में हमसे मेहनत नहीं होती और हम मशीनों पर निर्भर हो गए। पहले के टाइम में प्रारंभिक तरीके में चूल्हों का उपयोग किया जाता था जिससे खाना स्वादिष्ट बनता था। मसाले पीसने के लिए सिलबट्टों का उपयोग करते थे हम। और आज के समय में क्या हो गया है, हम खाना पकाने के लिए गैस चूल्हे, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं
और मसालों को पीसने के लिए अब हम मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। तो हमें यहाँ क्या करना है कि हम शिक्षक से ये पूछ सकते हैं कि क्या जो अच्छा आहार है, जो अच्छे पोषक तत्व युक्त खाना है, वो औषधि का कार्य कर सकता है। और हम इसको लेकर अपने शिक्षक से हम 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं कि पहला है कि अच्छा आहार हमें रोगों से बचा सकता है। रोगों से बचा सकता है। दूसरा है कि अगर हम अच्छा आहार करते हैं, अगर हम अच्छे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उपयोग या सेवन करते हैं, तो हमें दवाइयों की आवश्यकता दवाइयों की आवश्यकता कम हो सकती है। क्या कम हो सकती है क्या? अब हम यहाँ 2 क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। बेटा देखो, अगर हम अच्छा आहार लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो क्या हम रोगों से बच सकते हैं? ये तो सही बात है। अगर हम अच्छा आहार लेंगे, पोषक तत्वों युक्त संतुलित आहार लेंगे, तो हमें बीमार होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर हम ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, उनका सेवन करें जिनमें सभी पोषक तत्व हो, संतुलित आहार हो, तो फिर हमें दवाइयां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें बिना दवाइयों के आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है हमारा, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ हमें अपने विचार साझा करने हैं कि जो सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते और जो पौष्टिक तत्व होते हैं, पौष्टिक पदार्थ होते हैं, वो चाहे हमारे लिए स्वादिष्ट ना हो परंतु वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अब देखो क्या होता है, जितने भी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में जैसे कौन कौन से होते हैं? ये पिज्जा, बर्गर आदि में बहुत अधिक मात्रा में नमक, शर्करा तथा वसा होती है। वसा होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं। जबकि फल, सब्जियां ये हमारे शरीर के लिए
लाभदायक होते हैं, लाभदायक होते हैं, चाहे इनका स्वाद हमें अच्छा ना लगे, अच्छा ना लगे। अब बेटा देखो क्या होता है, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर, हम चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उनमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वसा, शर्करा और नमक की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ जैसे फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां, फल, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। चाहे ये हो सकता है इनका स्वाद हमारे ठीक ना लगे हमें, परंतु ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, मैदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्किट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। अक्सर उसे पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। अब देखो ये सारी चीजें बेटा फास्ट फूड है, बिस्कुट, नूडल्स, डबल रोटी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान करते हैं, और ये वही खाता है। अब इसको ये सारी चीजें छोड़कर वो खानी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। मैदू को ये सब छोड़कर क्या क्या खाना चाहिए? अब देखो ये सारी चीजें छोड़कर मैदू को खाना चाहिए सब्जी, फल, साबुत अनाज, आदि का मैदू को सेवन करना चाहिए। मैदू को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इनमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, पर्याप्त मात्रा में फाइबर जो हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया को ठीक करता है, ठीक रखता है। अब देखो बेटा मैदू को, ये जो भी फास्ट फूड है, बिस्किट, नूडल्स और डबल रोटी को छोड़कर क्या क्या खाना चाहिए? सब्जी, फल, साबुत अनाज आदि का उपयोग करना चाहिए, जिनमें पर्याप्त फाइबर होता है और जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया को ठीक रखता है। इसलिए मैदू को ये सारी चीजें खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट्री लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करने की भी सलाह दी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वह किस अभावजन रोग से पीड़ित हो सकती है। अब यहाँ देखो, अगर हमें कम रोशनी दिखाई देती है, हमारी आंखों की रोशनी कम है, तो वह किस रोग से ग्रसित हो सकती है? तो इसमें होता है रतौंधी। रतौंधी जब व्यक्ति को हो जाती है तो उसको कम दिखाई देता है, इसलिए वो कौन से रोग से पीड़ित है? रतौंधी। अब ये भी देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? आपको पता होना चाहिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो किसकी कमी से हो गया? विटामिन ए की कमी से उसको रतौंधी रोग हो गया। अब हमें कुछ खाद्य पदार्थ किन्हीं चार का सुझाव दे जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित हो सके। अब देखो सबसे पहले तो यह गाजर, गाजर उसमें सबसे ज्यादा कैरोटीन पाया जाता है जो हमारी आंखों के लिए
लाभदायक होता है। पपीता, पपीता भी हमारी आंखों के लिए लाभदायक होता है। आम और हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। अब ऐसे चार खाद्य पदार्थ है जिनको वो अपने आहार में शामिल कर सकता है और इस समस्या से दूर कर सकता है, इस समस्या को वो दूर कर सकता है। कौन कौन से हैं वो? गाजर, पपीता, आम और पत्तेदार सब्जियां उसे अपने भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए, जिससे वो इनका अपनी जो आंखों की समस्या है उसको वो दूर कर सके। अब हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला ऑप्शन है डिब्बा बंद फलों का रस, अगला है ताजे फलों का रस और ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? अब देखो, डिब्बा बंद फलों का जो रस होता है वो पता नहीं 6-6 महीने हो जाते हैं, 5-5 महीने हो जाते हैं और उसमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। और ताजे फलों का रस भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, कुछ गिर जाए, तो इसलिए हमें क्या है, हमें ताजे फलों का उपयोग करना चाहिए। किसका? ताजे फलों का उपयोग करना चाहिए। ताजे फलों का क्यों करना चाहिए? अब ताजे फलों का उपयोग इसलिए करना चाहिए हमें क्योंकि इनमें प्राकृतिक रूप से, क्योंकि इनमें प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध होते हैं। अब अगर हमें डिब्बाबंद फलों का रस दिया जाए, ताजे फलों का रस दिया जाए और ताजे फल दिए जाए और एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जाए कि हम इनमें से सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा किसको लेना चाहिए इनमें, तो हमारा आंसर होना चाहिए ताजे फल। क्यों? क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, कोई भी कृत्रिम तरीके से इनमें हम पोषक तत्वों का उपयोग नहीं करते। अब हमारा 8वां प्रश्न है, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। क्या हुआ है? गौरव के पैर की हड्डी टूट गई है। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अब यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर देना है कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी। आपको पता होगा कैल्शियम की गोली हमारी हड्डियों को ठीक करती है, मजबूत करती है, इसलिए चिकित्सक ने, डॉक्टर ने उसे क्या किया था? कैल्शियम की गोली। तो डॉक्टर उसको कैल्शियम की गोली किस लिए दी थी? ताकि उसकी टूटी हुई हड्डी जल्दी ठीक हो सके। जल्दी ठीक हो सके। दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी दे दिया। तो क्यों दिया? अब हमने देखा होगा कि हमारी जो विटामिन डी है शरीर में वो हड्डियों को मजबूत बनाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कैल्शियम की गोली के साथ जब उसको विटामिन डी का सिरप दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाती है और जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए उसे दूसरी बार वो गया जब विटामिन डी के साथ साथ क्या
कैल्शियम के साथ साथ क्या दे दिया, विटामिन डी की सिरप दे दी, जिससे कैल्शियम का जल्दी से अवशोषण हो सके और वो सही हो जाए। चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? अब देखो, वो पहली बार गया तो डॉक्टर ने उसे केवल क्या दिया था, सिर्फ कैल्शियम की गोली, कैल्शियम की टैबलेट दे दी। फिर उसने देखा होगा डॉक्टर ने कि इसको जल्दी आराम हो जाए, इसकी हड्डी जल्दी से जुड़ जाए, तो उसने साथ में विटामिन डी का सिरप भी दे दिया। अब हम यहाँ ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर ने विटामिन डी की सिरप के बिना ही सिर्फ कैल्शियम की गोली से उसका पैर जल्दी ठीक नहीं हो सकता था क्या? नहीं हो सकता क्या? अब हमारे मन में ये सवाल उठना लाजिम है कि अगर डॉक्टर उसे कैल्शियम के साथ विटामिन डी की गोली नहीं देता, टैबलेट नहीं देता, सिरप नहीं देता, तो क्या सिर्फ कैल्शियम से ही उसका पैर ठीक नहीं हो सकता? उसके मन में ये सवाल उठा। अब तुम्हें इसका जवाब भी मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने विटामिन डी की सिरप इसलिए दी कि कैल्शियम का जल्दी से अवशोषण हो सके, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। अगर हम चीनी का परीक्षण जब आयोडीन के साथ करते हैं तो इसका रंग नीला काला नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयोडीन सिर्फ स्टार्च विलयन के साथ ही क्रिया करता है, स्टार्च विलयन के साथ ही वो नीला काला रंग देता है, जबकि चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीनी एक साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, एक साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है और आयोडीन विलयन सिर्फ स्टार्च के साथ ही क्रिया करके नीला काला रंग देता है, नीला काला रंग देता है। तो यहां से पता चल गया आयोडीन विलयन सिर्फ स्टार्च के साथ परीक्षण देता है, और स्टार्च अगर होता तो नीला रंग काला रंग हो जाता। यहां दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट है चीनी, इसलिए वो नीला काला रंग नहीं देता। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं कि सभी मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करो। अब देखो, अबे हम यहाँ पता लगाना है कि क्या सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। तो हम यहाँ आयोडीन परीक्षण करके देख लेते हैं। तो आयोडीन परीक्षण से हमें क्या पता चल जाएगा कि सभी जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जो सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन का परीक्षण करते हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा, इसकी जांच के लिए हम आयोडीन विलयन का परीक्षण कर सकते हैं,
क्षण कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे आलू, ब्रेड आदि पर हम आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं। आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं तो ये नीला काला रंग प्रदर्शित करेंगे। नीला काला रंग प्रदर्शित करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये स्टार्च है। अब हमने स्टार्च का परीक्षण कर लिया। अब हम करते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। जबकि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां आदि पर हम आयोडीन विलयन की बूंदें डालते हैं तो उनका रंग परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, अब हमारा क्या है, अब इससे हमें पता चलता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, जबकि सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब देखो हमने क्या किया बेटा, जांच की आयोडीन विलयन परीक्षण करके कि आलू और ब्रेड पर हमने जब आयोडीन विलयन की बूंदें डाली तो ये नीला काला और रंग प्रदर्शित करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये स्टार्च है। जबकि फल और सब्जियों पर हमने आयोडीन विलयन की बूंदें डाली तो वहां उनका रंग परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो स्टार्च नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, परंतु जबकि सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे पर तथा उसकी कुछ बूंदें उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने आयोडीन विलयन का परीक्षण किया। आयोडीन विलयन सिर्फ स्टार्च पर ही क्रिया करता है। अगर स्टार्च होगा तो उसका रंग नीला काला हो जाएगा, और स्टार्च नहीं होगा तो वो नीला काला नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मिट्टी के मोजे हैं वो स्टार्च नहीं है, और जो उसकी शिक्षिका की साड़ी है वो स्टार्च की बनी हुई है, इसलिए क्या है, वो नीला काला रंग प्रदर्शित करती है। अब देखो, मिट्टी के मोजे स्टार्च के बने हुए नहीं है।
स्टार्च के बने हुए नहीं है, इसलिए आयोडीन की कुछ बूंदें गिरने के बाद आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिरने के बाद भी उसके मोजे ने रंग नहीं बदला। उसके मोजे ने रंग नहीं बदला, जबकि शिक्षिका की साड़ी स्टार्च की बनी हुई थी, जिससे आयोडीन की बूंदें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिरने के कारण नीली हो गई। अब यहां देखो बेटा, उसके मोजे स्टार्च के बने हुए थे, इसलिए वो क्या है, स्टार्च। स्टार्च, अगर वो स्टार्च के बने हुए होते मिस्टी के मोजे, तो क्या होता, वो नीले हो जाते, काले नीले हो सकते थे, परंतु उसके मोजे स्टार्च के बने हुए नहीं थे, इसलिए वो नीले काले नहीं हुए। आयोडीन विलयन की बूंदें सिर्फ स्टार्च पर क्रिया करती है। जब वही आयोडीन विलयन की बूंदें शिक्षिका की साड़ी पर गिरी तो बूंदें नीली हो गई। बूंदें काली नीली इसलिए हो गई, क्यों, क्योंकि वो साड़ी किसकी बनी हुई थी, स्टार्च की बनी हुई थी। अब जब वो स्टार्च की बनी हुई है और उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिरती है, तो वो बूंदें काली नीली हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्च की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? चर्चा करें। कदन होता है बेटा, मिलेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, सारे जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो सारे पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कदन कदन मिलेट्स मिलेट्स खाएंगे तो हमारे शरीर के जो बाकी पोषक तत्व है उनकी पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो। अब इसमें कदन ऑब्लिक मिलेट्स को स्वास्थ्यप्रद माना जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, प्रोटीन्स, प्रोटीन तथा फाइबर होते हैं। क्या केवल कदन खाने से, केवल कदन या मिलेट्स खाने से, मिलेट्स या कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पोषण संबंधी
आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। सेवन करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। अब क्या है, अब हमने माना कि कदन में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं, परंतु हमारे शरीर की इन तीनों चीजों से पूर्ति नहीं हो पाती। हमारे शरीर को ऐसा आहार चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व सम्मिलित हो सके, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, जल हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मिलाकर एक संतुलित आहार बनता है जिससे हमारे शरीर को रोगों से जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है, आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच कैसे करेंगे। अब देखो, आयोडीन विलयन होने का हमें पता लगाना है, ये कैसे कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी खाद्य पदार्थ पर ये जो एक विलयन का नमूना दिया हुआ है, अगर हमने उस पर डाला और वो काला नीला हो जाता है तो सीधी सी बात है, अगर काला नीला हो गया तो वो आयोडीन विलयन है, अगर नहीं हुआ काला नीला तो वो आयोडीन विलयन नहीं होगा। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ पर इस विलयन की बूंदें डालते हैं, इस विलयन की बूंदें डालते हैं, बूंदें डालने से अगर वो पदार्थ नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है, तो वह विलयन आयोडीन विलयन है, आयोडीन विलयन है। अगर खाद्य पदार्थ नीला काला नहीं होता है तो वह आयोडीन विलयन नहीं है, आयोडीन विलयन नहीं है। अब देखो बेटा, अगर हम उसमें स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ पर उस विलयन की, जो विलयन हमें दिया हुआ है, अगर उस विलयन की हम कुछ बूंदे डालते हैं और वो बूंदे डालने से वो पदार्थ नीला काला हो जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये विलयन आयोडीन विलयन है। अगर वो पदार्थ नीला काला नहीं होता तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये आयोडीन विलयन नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये पता लगा सकते हैं कि वो आयोडीन विलयन है या नहीं। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 3 तीसरा पार्ट उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार के क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए हैं। अब हम आपसे जल्द ही चौथे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे।